संपर्क है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपना विशेष कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो। और हमने अब तक आपको दिखाया है कि यूपीए और एनडीए को कुल कितने वोट मिल रहे हैं। और IBN 7 के लिए CSDS का यह एक्सक्लूसिव सर्वे बताता है कि दोनों गठबंधन को बराबर वोट मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बतौर पार्टी 8% का फायदा है। आशु, जहां तक प्रधानमंत्री पद की दौड़ का सवाल है तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। 19% लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी को केवल 12% लोग ही अपनी पसंद मान रहे हैं। और अपनी पार्टी में भी मोदी सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है। और अब सर्वे से आगे के आंकड़े। जी हां, सर्वे से आगे के आंकड़े आपको बता दें कि लगातार आप 4 दिन से हमारा एक्सक्लूसिव सर्वे देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से गली नुक्कड़ चौराहों पर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, चुनाव का जो माहौल है, उसके दरमियान दरअसल इस वक्त देश की नब्ज क्या है, मिजाज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है जब हम आपको बताने वाले किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सरकार बनाती हुई नजर आएगी और क्या वाकई में सरकार बनती नजर भी आ रही है। निसंदेह बिल्कुल, और जिस घड़ी का आप सब लोगों को इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 2014 में, अगर 2014 में ही चुनाव होते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, किस करवट सत्ता का ऊंट बैठेगा, किसके हाथ में होगी देश की बागडोर, देश की कमान। एनडीए क्या यूपीए को बेदखल कर सकता है या फिर कोई तीसरा मोर्चा ही इस बार देश की कमान संभालेगा, दिल्ली से सरकार चलाएगा। हमने आपको अभी तक वोट प्रतिशत बताया, किस पार्टी के खाते में कितने वोट जा सकते हैं। अब इन्हीं वोटों को अगर सीटों में तब्दील कर दिया जाए, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आपको हम बताने जा रहे हैं किसको मिलेंगी कितनी सीटें अगर अभी चुनाव हो तो। यूपीए के खाते में, सत्ताधारी यूपीए के खाते में 149 से 157 सीटें जा सकती हैं। आप देख सकते हैं जबरदस्त नुकसान हो रहा है यहां पर यूपीए को, जबकि वोट प्रतिशत है 29%। उधर एनडीए बढ़त बनाता हुआ 172 से 180 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि बसपा के खाते में 15 से 19 सीटें, सपा के खाते में 17 से 21 सीटें, लेफ्ट वाम दल और नीचे जा रहा है, 22 से 28 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, जबकि अन्य, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो तीसरे मोर्चे की हम लगातार बात कर रहे हैं, 147 से 155 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। तो इस वक्त IBN 7 की तरफ से बड़ी खबर यह आ रही है, जो हमने एक्सक्लूसिव सर्वे कराया है, कि अगर चुनाव अभी हो तो एक त्रिशंकु संसद आपको मिलेगी, एक हंग पार्लियामेंट। किसी को भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है। और अब थोड़ा सा तफसील से मैं आपको बताऊं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। अभी तक हमने गठबंधन की बात की है, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 131 से 139 सीटें, 131 से 139 सीटें, सहयोगियों को 15 से 21 सीटें। और आपको बता दें कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। 75 सीटों का नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 156 से 164 सीटें, पिछली दफा बीजेपी को 116 सीटें मिली थी, यानी कि बीजेपी को 48 सीटों का फायदा हो रहा है। सहयोगियों को, जो कि शिवसेना और अकाली दल हैं, उन्हें 13 से 19 सीटें। अन्य की अगर हम बात करें, और इनके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी 23 से 27 सीटें, अन्ना द्रमुक यानी कि जयललिता के खाते में जा सकती हैं 16 से 20 सीटें, जनता दल यूनाइटेड थोड़ा सा कम होगी, 20 सीटें थी पिछली बार, 15 से 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजू जनता दल को 12 से 16 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उन्हें मिल सकती हैं 11 से 15 सीटें। लालू प्रसाद यादव अपना जो आंकड़ा है उसे थोड़ा बढ़ाएंगे, 8 से 12 सीटें लालू प्रसाद यादव को, जबकि टीडीपी के खाते में 6 से 10 सीटें, टीआरएस के खाते में 5 से 9 सीटें। बड़ी खबर यह है आशुतोष कि एक त्रिशंकु संसद बनती दिख रही है और जोड़ तोड़ का खेल भी होता दिख सकता है अगर अभी चुनाव हो तो। आशु, बिल्कुल संदीप, आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा। लेकिन संदीप, आप कहीं में जाइएगा, मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं कि जो ये बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा है, 8% का वोट शेयर का उसमें फायदा है, उनको करीब 40 से 50 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है, गेन हो रहा है, हालांकि बहुत सब्सटेंशियल नहीं है। ये कहां से इनको हो रहा है, कहां से इनको ये वोट आता नजर आ रहा है? क्या उसमें कोई मोदी फैक्टर भी है? हमारे दर्शकों अगर आप बताएंगे तो जरूर मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, यहां पर
जो ये वोट प्रतिशत जो आशुतोष ने बताया आपको 8% का वोट प्रतिशत इजाफा होता दिख रहा है, 27% पर बीजेपी जाती दिख रही है। उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो बीजेपी को होता दिख रहा है, किसको कितने वोट मिले हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। बीजेपी को 27%, 8% का फायदा, जबकि बीजेपी के सहयोगियों को 3% वोट घट रहे हैं, 2% वोट मिलेंगे। कांग्रेस को 28%, कांग्रेस के सहयोगियों को 1%। इसीलिए दोनों ही जो गठबंधन है 29% पर आकर अटक गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो आशुतोष यहां पर बीजेपी को होता दिख रहा है वो है हिंदी भाषी राज्यों में। लगभग 200 सीटों पर बीजेपी की कोई पैठ नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है। खास अगर हम दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करें वहां कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां ये ऐसे इलाके हैं, छत्तीसगढ़ भी मैं इसमें जोड़ दूं, जहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है आशुतोष। बिल्कुल, और अब आप देख रहे हैं अपने मॉनिटर पर शहरी इलाकों में जो है वो बीजेपी को 14% ज्यादा वोटों का फायदा हो रहा है। उच्च वर्ग में यानी अपर क्लास में 15% का उनको फायदा हो रहा है, मध्य वर्ग में 9% का फायदा हो रहा है। संजय जी, ये जो जबरदस्त नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है और जो जबरदस्त नहीं, जो फायदा होता बीजेपी को नजर आ रहा है, इसकी कहानी क्या इन इलाकों में छिपी हुई है? आशुतोष, पहले तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके 29% वोट थे 2009 में। सीटों में बहुत नुकसान है, सीटों में नुकसान हो रहा है, लेकिन वोटों में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। तो अगर वोटों में गिरावट नहीं आ रही है तो आपको अलग अलग समुदाय में, अलग अलग इलाकों में उनके वोटों में गिरावट दिखाई नहीं पड़ेगी। दूसरी कहानी इसमें है, बीजेपी के लिए बढ़त साफ दिखाई पड़ रही है, 8% वोट उनके बढ़ रहे हैं। और दो तरह के वोटरों को हमें देखना चाहिए। एक ऐसे वोटर जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स थे, जो शहरी इलाके में पढ़े लिखे वोटर, अपर क्लास, मिडिल क्लास के वोटर्स। 2009 में बीजेपी के जो वोट में जो गिरावट आई थी उसमें बहुत बड़ा कारण था कि शहरी इलाकों में बीजेपी ने बीजेपी ने गेन किया है। तो इस सर्वे में हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी जो अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, शहरी इलाका, पढ़े लिखे, ऊंची जाति और अपर क्लास और मिडिल क्लास के वोटर्स, उनको उन्होंने फिर से रीगेन किया अपनी तरफ। और जो अहम बात यह है कि कुछ ऐसे समुदाय जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करते रही है, उनमें भी उन्होंने अपनी पैठ बनानी थोड़ी सी शुरू कर दी है। और वो ऐसे मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, दलित और कुछ आदिवासियों में भी उनकी पैठ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस 1% वोट की गिरावट है और 75 तक सीटों का नुकसान हो रहा है। ये थोड़ा अगर आप दर्शकों को समझें। अब कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा स्प्रेड है। अगर बीजेपी और कांग्रेस के वोट की तुलना करें तो स्प्रेड बहुत है। 2% वोट बढ़ने से, ये सीट वोट का रिलेशनशिप है। अगर कांग्रेस के 2% वोट बढ़ते हैं तो आप देखेंगे अनुपात के तौर पे वो बहुत ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। जो 2004 और 9 के बीच हुआ, आप देखेंगे 2004 और 9 के बीच में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% से भी कम बढ़ा था, लेकिन उनके 60-70 सीटें बढ़ी थी। 2% वोट गिरते ही कांग्रेस वो सब 60-70 सीटें लूज कर सकती है। बिल्कुल, और हम हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आखिर सरकार, यूपीए 2 के सरकार का कामकाज का क्या कुछ असर पड़ा है इन वोटों पे, तो अपने दर्शकों को बता दें। हमने जब सर्वे में सवाल पूछा गया कि सरकार का कामकाज कैसा था, तो 2013 में संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या थी 38%, जो संतुष्ट नहीं है उनका आंकड़ा है 40%, और जिनकी कोई राय नहीं है वो 22%, जबकि 2011 में ये 49% से संतुष्ट होने की, यानी सीधे 11% इसमें एक तरीके से कहते हैं नीचा गिरावट आई है ये सरकार के कामकाज से संतोष और असंतोष को लेकर। दूसरी तरफ ये जब सवाल पूछा गया लोग क्यों नाराज हैं यूपीए 2 से, क्या कारण है, इस नाराजगी का कारण क्या है, तो लोगों ने कहा विकास की धीमी रफ्तार, यानी विकास की जो रफ्तार है सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है 21%। बढ़ती कीमतें दूसरे नंबर पर है 17%। भ्रष्टाचार जो यूपीए की सरकार है बहुत जबरदस्त आरोप लगे 16% हैं। कमजोर शासन 14% और कोई राय नहीं ऐसा रखने वाले 27% हैं। प्रभु, हम राजनेता हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से किरीट सोमैया है और कांग्रेस से कैबिनेट मिनिस्टर हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ है। ये जो अगर सीटों के बारे में बातचीत करने की, जो 206 से सीटें अगर सीधे 131 से 139 के बीच में आ रही हैं, इसका बुनियादी कारण आप क्या समझते हैं?
नहीं, जैसे अभी बता रहे थे कि डिस्पर्सल जो वोट्स का है कांग्रेस का, मेरे को पता नहीं, इन्होंने बताया नहीं कि 1998 के अंदर बीजेपी के लगभग 27 या 28% वोट थे। इनके पास डेटा होगा तो बता सकते हैं। अगर 27% वोट 1999 में थे तब उनको 180 सीटें मिली थी, तो मैं नहीं समझता 27% अब लेने पर उनको 150 क्यों मिलेंगी। तो ये अपने आप में देखने की बात है। और जो आपने इसका डायसेक्शन किया, जो बांटा है बीजेपी को, सरप्लस वोट है अभी गुजरात में, मध्य प्रदेश में 56% पहले भी लगभग 48-49% वैसा नहीं था 99 और आज की तुलना अगर आप करें तो अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कांग्रेस के वोट कम होते हैं। एक तो वोटों का डिस्पर्सल अनइवन हो सकता है, जिसकी वजह से कांग्रेस का इवन डिस्पर्सल होता है बीजेपी की कुछ इलाके। बट सरकार की लोकप्रियता कोई महत्व, मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर आप इसको सीटों में बांटना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीटों के अंदर बांटे कि कई जगह फायदा हो रहा है बीजेपी को, कई जगह नुकसान हो रहा है, परंतु बाकी पार्टियां सरकार का, मैं देख रहा हूँ कि संतुष्ट 49% लोग सरकार से खुश हैं। ये 2011 का आंकड़ा है, 2013 का 38%। 38% भी संतुष्ट हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह की पॉपुलरिटी 8% पे आ जाती है, 5% पे आ जाती है। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन कई बार होती है। सर मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करूं इस बातचीत को। मनमोहन सिंह के कामकाज में जब पूछा गया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज कैसा था, तब 49% संतुष्ट हैं। वही मैं कह रहा हूं, 49% लोगों ने कहा कि उनको वो मनमोहन के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या सिर्फ 38%। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, क्योंकि जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सिंबल तो वही होता है। जैसे इसके अंदर बीजेपी को कहां से फायदा हुआ, उसमें शहरी इलाके, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, कॉलेज शिक्षित। जब कांग्रेस को कहां नुकसान हुआ, वहां पर ग्रामीण इलाके, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, युवा कहां गए। जब युवा बीजेपी के पूछना चाहिए था फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप देखते हैं कांग्रेस में 12 कैटेगरी है, बीजेपी में 5 कैटेगरी है, तो मतलब ये नहीं। पर सवाल जो आशु जिस ओर इशारा कर रहे थे, ये थोड़ी अजीब सी स्थिति है क्या पुरुषोत्तम जी, ये लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। वो आंकड़ा गिर रहा है। सरकार मनमोहन सिंह से संतुष्ट है, मनमोहन सिंह से संतुष्ट है, वो 5% हो रही है। 49% लगभग 50 आधे लोग कहते हैं कि हम मनमोहन सिंह से खुश हैं, उसके बाद उसकी पॉपुलरिटी 5% हो जाती है। कहीं ना कहीं आंसर देने में लोगों को भूल गए कि मनमोहन सिंह की बात की। मैं उसका सवाल अलग तरीके से, ये सर्वे की मेथोडोलॉजी को लेकर भी सवाल बन सकता है, जिसका जवाब संजय देंगे। लेकिन जो बात मैंने शुरू में ही कही कि हमारे वोटर का जो व्यवहार है वो कई प्रकार की जटिलताओं और कई प्रकार की बहुस्तरीयताओं से गवर्न होता है, मल्टी लेयर्ड बिहेवियर होता है। ये बात हम लोग लगातार याद रखें। तमाम सर्वे पिछले 20-25 साल से हम लोग देखते आए हैं कि हिंदुस्तान का जो सामान्य पढ़ा लिखा या गैर पढ़ा लिखा वोटर है, उसकी पॉलिटिकल इंस्टिक्ट बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर से कहीं ज्यादा स्वार्थ है। और उसके, मैं बात पूरी अपनी कर लूं, उसके चुनाव के अपने पैरामीटर्स होते हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस के पास लोकसभा की 21 सीटें थी, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने को तैयार थे, क्योंकि लग रहा था कि लोकसभा में 21 है, मालूम पड़ा कि विधानसभा में 21 से 4 ज्यादा आई, 25 सीटें आई कांग्रेस की। तो अब इस चुनाव में किस किस तरह से लोग फैक्टर इन करेंगे चीजों को, कैसे असेसमेंट करेंगे। और ये आंकड़ा तो सचमुच ताज्जुबनाक है कि मनमोहन सिंह से संतुष्ट 49% लोग हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर 6% लोग देखना चाहते हैं। हमारे साथ हरीश रावत जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, हमारा आंकड़ा साफ बता रहा है, हमारा सर्वे बता रहा है कि यूपीए खास कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कांग्रेस 206 के अपने आंकड़े से घटकर 131 सीटों तक जा सकती है। हरीश जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपके जो आकलन है, जो आपकी सर्वे है, उसके बुनियादी तत्वों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि आपका जो सर्वे है वो ऐसे समय में कंडक्ट हुआ है जिस समय ग्रोथ बहुत नीचे है और महंगाई को जितना हम कंटेन करना चाह रहे थे उतना हम कंटेन नहीं कर पाए हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से वोटर्स की चॉइस में आज के दिन कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन स्थिति सुधरने पे 2014 बहुत अभी दूर है। अगले 3-4 महीनों के अंदर स्थिति में प्रधानमंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष सब लोग हमें 2009 से बता रहे हैं कि स्थिति सुधर जाएगी। आपको लगता है अगले 9 महीने में सुधर जाएगी? नहीं, 2009 से नहीं सुधरी है अभी तक। गरीबी कम हो रही है, गरीब लोग कम हो रहे हैं। देखिए हरीश जी, देख प्रभु भाई, मैं दूसरे तरीके से इस बात को देखता हूं। यदि आप 2008 के प्रारंभिक चरण में देखिए तो उस समय भी इसी तरीके के कुछ घिराव की स्थिति यूपीए की बनी थी, लेकिन न्यूक्लियर डील के बाद स्थिति में एक जबरदस्त परिवर्तन आया और यूपीए फिर से सत्ता में आई। और आज फिर से देखिए, आप हमारे
प्रधानमंत्री के लिए जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो घटा नहीं है। और दूसरी तरफ यदि आप जरा सा दूसरी पार्टियों के लीडर्स की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को एनालाइज करिए तो भाजपा के अंदर कि सारा पोलराइजेशन जितना भाजपा को पसंद करने वाले वोटर का है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी को यदि 18% लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि 82% लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जी के संदर्भ में स्थिति यह है कि उनको यदि 12-14% लोग पसंद कर रहे हैं, आप ही के आंकड़ों को भी मान लें तो राहुल गांधी जी के लिए जो नापसंदगी का लेवल है वो बहुत न्यूनतम है। तो एक तरफ स्ट्रांग लाइकिंग डिसलाइकिंग की लीडरशिप है नरेंद्र मोदी के रूप में और भाजपा के रूप में, और दूसरी तरफ यूपीए है जिसका एक्सेप्टेंस लेवल जो है, एक्सेप्टेंस लेवल जिसको मिनिमम एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, वो लेवल बहुत वाइडर है। बाकी बातें तो राजनीति होगी, लेकिन आपने एक बात तो कम से कम ये माना है कि सरकार एक ऐसे समय में ये ओपिनियन सर्वे हुआ है जबकि आप कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की दर घटी हुई है। लेकिन किरीट सोमैया जी, बीजेपी के नेता होने के नाते आपके नेता की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उनका प्रचार है, लेकिन 28-27% वोट होने के बावजूद भी आप कहीं भी 160 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह आपकी कमजोरी नहीं है कि कांग्रेस धड़ाम से गिरती नजर आ रही, फिर भी आप आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे बहुत तेजी के साथ? बात आपकी एकदम स्पष्ट है कि यह जो बदलाव आया है, आपने देखा होगा कि गत 4-6 महीने में नरेंद्र मोदी यानी गुजरात के विजय के पश्चात जिस गति से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आ रहा है, मोदी के नाम से ही वो एक उत्साह और जोश के साथ में मैदान में आ रहा है, और फिर भी कर्नाटक देश के लोगों के सामने, हाँ सर्टेनली, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, यहां हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। देखो, आप भी सर्वे लोग हैं तो विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग आएगा। आपने प्रधानमंत्री का पूछा तो ये देख लेना, आप देखते रहोगे कि नरेंद्र मोदी की ऊंचाई इस गति से बढ़ती जाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ में कोई तुलना है ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से ही आपकी सीटें बढ़ी, ये आपके कहने का मतलब है? सर्टेनली, मतलब बीजेपी का कोई रोल नहीं है, आप मान रहे? आपने मान लिया कि बीजेपी का कोई रोल नहीं इसमें? आप पूरा वाक्य सुन लो। हाँ, सर्टेनली नेता जो होता है वो पार्टी का नेतृत्व करता है, और नेता इस प्रकार का एग्रेसिव हो, क्लैरिटी हो, स्वच्छ और स्पष्ट हो तो कार्यकर्ता का उत्साह डबल हो जाता है, और नेता के कारण जो मतदाता है उनके भी ध्यान में आ जाता है कि भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मतदाता है वो है, लेकिन वो मतदान का प्रमाण 5% बढ़ जाता है। तो नेता के ऊपर स्पष्ट तौर पर यह निर्भर होता है कि नेता के उत्साह और आत्मविश्वास के कारण पार्टी विजय की नजदीक पहुंचती है। बट आप क्रिटिकल पॉइंट को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे। आप 1988, 1989 का जो आंकड़ा था उससे भी पीछे नजर आ रहे हैं। यानी अटल जी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बहुत आगे थी, इसलिए सीटें वहां तक पहुंची थी। ऐसा है कि देखो, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन आपके सर्वे से हम बातें ये जरूर समझेंगे, सीखेंगे कि भैया अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें 200 के ऊपर पहुंचना है। अब देखो, यूपीए 1 और यूपीए 2, 1 में कांग्रेस की कितनी सीटें थी और 2 में एकदम छलांग लगाई, 206 हो गई। तो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी करके दिखा सकती है, लेकिन आपके सर्वे के कारण हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि और लोगों के बीच में जाओ, और महंगाई, भ्रष्टाचार और स्वच्छ नेतृत्व और मेहनत करने की जरूरत की बात करो। किरण भाई, आप समझ नहीं रहे क्योंकि आप देते थे तब आपके साथ एलाइज थे, अब आपके साथ एक एलाई खड़ा नहीं हुआ, तभी आपकी जीतें आई थी। अब कांग्रेस की इसलिए आई थी क्योंकि वो भी एलाइज अच्छे थे उनके साथ, क्योंकि आपके अंदर घमंड इतना आ रहा है कि अपने लोगों को साथ नहीं लेकर चल सकते, एलाइज को साथ लेकर नहीं चल सकते। एलाइज का जो सिस्टम बना था, अडवाणी जी ने जो बनाया था कि सब एलाइज को लेकर के चलो, तभी आपको कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर 4 सीटें मिल गई थी और आंध्र प्रदेश में सीटें मिल गई थी, उसकी वजह से जीते थे आप।
हमारे साथ केसी त्यागी साहब भी हैं। केसी त्यागी साहब महासचिव हैं जेडीयू के, और यहां पर जो हम बता रहे हैं बड़ी तस्वीर हंग पार्लियामेंट बनती दिख रही है। ना एनडीए ना यूपीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तीसरा मोर्चा क्या अस्तित्व में भी आ सकता है? केसी त्यागी साहब, यहां पर अन्य के खाते में 147 से 155 सीटें और बसपा और सपा की सीटें मैं इसमें जोड़ नहीं रहा हूं। क्या एक हंग पार्लियामेंट एक सच्चाई के तौर पर उभरता दिख रहा है आपको? देखिए, एक तो हिस्टोरिकली हम करेक्ट साबित हो रहे हैं जी। जब हमने एनडीए से बाहर आने का फैसला किया था, उस समय हमने कहा था कि एनडीए का नेतृत्व ऐसे हाथ में होना चाहिए जो बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुवर्गीय लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधन 275 से ऊपर गया था और भाजपा 180 से ऊपर गई थी। तो एक तो हिस्टोरिकली हम करेक्ट हो गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ही कोई भाजपा का नेतृत्व इस गठबंधन को आगे लेके जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, यूपीए और एनडीए अपने मित्र दलों का विश्वास जीतने में और साथ उनको ले जाने में दोनों नाकामयाब रहे हैं। एनडीए 25 का था गठबंधन, 25 लोगों का, 25 पार्टी के नेताओं का, आज 2 का बचा। चूंकि शिवसेना और बीजेपी तो हम विचार के आधार पे एक ही मानते हैं, खाली अकाली दल है। और जो यूपीए है वो भी 22 दलों का था, वहां भी एनसीपी और कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जी 2 बचे। जब तीसरा जो मोर्चा है वो चुनाव से पहले अस्तित्व में आएगा, इसकी संभावना 0 है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 180 हैं जी, तो उस दिन तक 180 रहेंगी। इतनी बड़ी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी कश्मीर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में ना तो ज्योतिषी हूं, ना अभी मैं घोषणा करना चाहता हूं। लेकिन बंगाल की खाड़ी तक ले गए, कन्याकुमारी नीचे नहीं गए। एक बहुत ना चटगांव नहीं गया हूं भी मैं। पिछले सेगमेंट में प्रभु ने इशारा किया था। देखिए, इस समय स्थिति यह है, बीजेपी की विडंबना यह है कि कार्यकर्ता को तो बहुत जोश आया है, लेकिन आपके एलाइज आपके नेता की घोषणा के कारण एलियनेट हुए। अभी जो बात त्यागी जी कर रहे हैं, इसके पहले भी आप ध्यान दें कि इसी तरह के एग्रेसिव पोस्चर्स के कारण नवीन पटनायक जैसा एलआई भी एनडीए छोड़ के चला गया वर्षों पहले। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता को जोश दिला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप कार्यकर्ता को जोश दिला रहे हैं, लेकिन वोटर को शायद एलियनेट भी कर रहे हैं। सही सहयोगी भी नहीं। राकेश जी, आप इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे भाई कि पूरी ताकत के बावजूद भी अगर आपके 180 आती तो उससे आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही। देखिए, पार्टी एक आत्मविश्वास के साथ चल रही है कि हम 200 के आंकड़े को छुएंगे, और उसमें एक ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मैं इस रूप में कहता हूं कि देश की वो जनता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई नई वोटर है, जब ये त्रिशंकु लोकसभा की उसके मन में चेतना में बात आती है तो वो सिंगल पार्टी की सरकार चाहती है। सहयोगी कहां से आएंगे? देखिए, सहयोगी तो जब 96 में अटल जी को सहयोगी नहीं मिला और सरकार नहीं बनी, जब पार्टी की हैसियत बढ़ेगी सहयोगी आएंगे। आपने अहम बात कही, ये पार्टी की हैसियत बढ़ाने की कवायद है क्या कि कहीं 116 से 100 के नीचे ना घुस जाए? ये जुआ खेला है क्या बीजेपी ने? दरअसल देखिए, जुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को राजनाथ सिंह ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता सर्वे हुआ था, उनकी लोकप्रियता सिर्फ पार्टी में नहीं है, पार्टी के बाहर है। और मैं कहता हूं इस चुनाव में एक साइलेंट ध्रुवीकरण होगा, साइलेंट पोलराइजेशन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, जो सर्वे में नहीं आएगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। पुरुषोत्तम जी, राकेश जी, प्लीज मैं माफी के साथ आप लोग रोकना चाहूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई आज की तारीख के अंदर बीजेपी का अगर सबसे बड़ा संकट है, जैसा कि लगातार लोग कह रहे हैं और बीजेपी उसको लगातार डिनाई भी कर रही है, कि आपके सहयोगी आएंगे कहां से? अगर आप 200 का भी आंकड़ा पूरा करेंगे तो क्या आपके पास नए सहयोगी आ पाएंगे? ये सवाल किरीट समैया से भी पूछूंगा और साथ ही साथ त्यागी जी से और राकेश जी को इस्तेमाल करेंगे और हरीश जी की राय से महत्वपूर्ण होंगे। छोटे से ब्रेक। Hello, let me show you an